डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लोराइड आयन इन ड्रिंकिंग वाटर, सेकंड एक्सपेरिमेंट हमारा पोटेंशियोमीट्री से इसमें जो है ना वो पोटेंशियोमीट्री का ही है, सिर्फ इसमें मेथडोलॉजी का, टेक्निक का, मेथड का डिफरेंस है। टेक्निक वही हम यूज करेंगे, ठीक है। जो है ना वो पोटेंशियोमीट्री थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी को देख लेते कि जब हमने फ्लोराइड आयन को डिटरमिन करना है ड्रिंकिंग वाटर में, तो वो कहीं से भी सैंपल लिया जा सकता है कि किसी जगह का ड्रिंकिंग वाटर का, और उसमें हम फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं। अच्छा जी, तो उसमें इसको डिटरमिन करने का जो बेसिक है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड। आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं जो किसी खास कैटाइन के लिए या किसी खास एनाइन के लिए जिनका जो ना वो रिस्पॉन्स होता है, और वो उसके जो ना वो कंसंट्रेशन को या उसकी जो ना वो प्रेजेंस को चेक करने के लिए, उसकी क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। ये सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं, नाम से पता चल रहा है आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड। अगर फ्लोराइड वाला इलेक्ट्रोड है तो वो ज्यादा वैलिड होगा, रिजल्ट देगा फ्लोराइड के लिए, ठीक है। बेसिकली वो उसकी कंपोजिशन में, आपको पता है कि जो हम इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं उनकी कंपोजिशन में जो होते हैं सॉल्ट्स वगैरह या जो इलेक्ट्रोलाइट शामिल होते हैं, उन इलेक्ट्रोलाइट्स पे जो ना वो डिपेंड करता है कि ये किस किस को डिटरमिन कर सकता है, किस किस को मेजर कर सकते हैं इसकी मदद से, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास हाँ, जाहिर है कि एक कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रोड होगा जिसके अंदर एक आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड होगा, फ्लोराइड आयन सिलेक्टिव होना चाहिए जो फ्लोराइड आयन को डिटरमिन कर सके। और उसके अलावा जी जी बच्चे कुछ कह रहे हैं आप? अच्छा, उसके अलावा ये है कि भाई जो है पीएच मीटर है जाहिर उसके साथ चाहिए, जो कि जो है ना वो पीएच भी दे सके या मिली वोल्ट बाज दफा हम मेजर करते हैं। जाहिर है कि पोटेंशियोमीट्री में हम कन्वर्टिव करंट को, बेसिकली जो पीएच मीटर होता है या पोटेंशियोमीटर होता है वो करंट को मेजर करता है, और उस करंट को फिर हम पीएच में कन्वर्ट करते हैं थ्रू नर्स इक्वेशन, ठीक है। तो वो हम मेजरमेंट मिली वोल्ट की कर लें चाहे पीएच की कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पे पीएच मेजर करना नहीं है, यहाँ पे हमारा मकसद कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है। जो लास्ट एक्सपेरिमेंट हमने किया था उसमें हमने पीएच मेजर करनी थी, इस वजह से हमें पीएच मीटर ही चाहिए था जो पीएच में रीडिंग दे। एनी हाउ, आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड जिसको आईएसई से हम एब्रिविएट कर रहे हैं, ठीक है, और उसको फ्लोराइड के साथ कैलिब्रेट किया जा सकता हो वो वाला हम लेते हैं। अच्छा, अब इसमें इस एक्सपेरिमेंट में एक और चीज है कि जो वाटर है उसके अंदर जाहिर है बहुत सारे कैटाइंस होते हैं और भी, ठीक है। और उनमें स्पेशली तौर पे जो मल्टी पॉलीवेलेंट कैटाइंस है जैसे कि फेरिक है और एल्यूमिनियम है, तो ये क्या करते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं फ्लोराइड के साथ। AlF3 का कॉम्प्लेक्स बनता है, आयरन का भी कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। तो जब कॉम्प्लेक्स बना देगा, अब देखें ना आपने फ्लोराइड आयन को मेजर करना था, ठीक है, और वहां पे अगर फर्ज करें फ्लोराइड आयन थे 10, ठीक है, और उन 10 में से 3 ने जो ना वो AlF के साथ बॉन्ड बना लिया है, उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया है, ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, तो बाकी रह गए 7। अब आपकी मेजरमेंट शो करेगी कि इसमें 7 फ्लोराइड आयन है लेकिन हकीकत में 10 थे, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से आपकी जो मेजरमेंट है वो जो रीडिंग है वो सही नहीं आएगी, ठीक है। तो हमें वहां पे कुछ ऐसा करना है कि ये कॉम्प्लेक्स ना बने, या इन आयंस को कैटायंस को कैसे कॉम्प्लेक्स बनाने से रोका जा सके, ठीक है। तो क्योंकि जितनी ज्यादा इनकी कंसंट्रेशन होती जाएगी उतना ज्यादा जो है ना वो इनके कॉम्प्लेक्स बनते जाएंगे फ्लोराइड के साथ। बेसिकली इनके कॉम्प्लेक्स स्टेबल बड़े होते हैं, एल्यूमिनियम स्पेशली इसका कॉम्प्लेक्स बड़ा स्टेबल होता है तो बड़ी ज्यादा बनता है। आपने वो स्टेबिलिटी ऑफ जो ना वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का हमने एक टॉपिक पढ़ा था 6 सेमेस्टर में, अगर आपको याद हो तो, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी, और हमने वहां पे ये चीजें डिस्कस की थी, काइनेटिक स्टेबिलिटी और थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। तो जो चीज स्टेबल होती है वो बनती भी ज्यादा है। तो अगर फ्लोराइड आयन की एल्यूमिनियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो वो जितना फ्लोराइड है वो तो उधर यूज हो जाएगा, तो आप क्या मेजर करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से इसको हैंडल करना जरूरी होता है। तो इसके लिए हम वहां पे एक बफर ऐड करते हैं जिसको हम कहते हैं टोटल आयनिक स्ट्रेंथ एडजस्टमेंट बफर, साहब इसको जो ना वो हम एब्रिवेट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक तो ये बफर है, बफर का काम होता है पीएच को मेंटेन करना। दूसरा इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग चिलेटिंग एजेंट है। चिलेटिंग एजेंट जो होता है ना वो ये मास्किंग एजेंट के तौर पे यहाँ पे काम करेगा। मास्किंग एजेंट का मतलब ये है
कि ये वो इंटरफेरेंस करने वाले कैटायंस को रिमूव करेगा वहां से, ठीक है। ये उनके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा और वो मजीद फ्लोराइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने के काबिल नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से हम इसको इजीली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और ये वही बात की इंटरफेरेंस जो पॉलीवेलेंट कैटायंस का इंटरफेरेंस था उसको रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे टोटल आयनिक स्ट्रेंथ एडजस्टमेंट बफर यूज करेंगे, ये हम खुद बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास ये टिसाब के बारे में ही, कि भाई ये तो एक तो चूंकि ये बफर है तो ये पीएच को मेंटेन करता है, ठीक है। पीएच को मेंटेन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट है वो आपका पीएच सेंसिटिव है, क्योंकि आप यूज ही पीएच मीटर कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे ऐसी चीजें जो पीएच को डिस्टर्ब कर रही हैं उनको हैंडल करने के लिए हम बफर यूज करते हैं, ताकि जो पीएच है वो 5 से 5.5 तक क्या रहे, मेंटेन रहे, ठीक है। क्योंकि अगर पीएच ज्यादा हो जाती है 7 से, ठीक है, तो फिर हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, तो हम मेजर कर रहे होंगे फ्लोराइड, लेकिन हमारे पास रीडिंग आ रही होगी हाइड्रोक्साइड की, ठीक है। तो इस वजह से हमें बफर करना वहां पे यूज करना जरूरी है। इसी तरह लो पीएच पे भी जो है ना वो बाइफ्लोराइड आयन बन जाते हैं कम, ठीक है, जिसकी वजह से फ्लोराइड आयन को डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ तक अब हमें जो बात समझ आई है कि हमने इस एक्सपेरिमेंट में जो चीजें मेंटेन करनी है, एक तो हमने पीएच मेंटेन करनी है 5 से 5.5, जिसके लिए हमें एक बफर चाहिए। उसके अलावा हमने वहां पे एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट या मास्किंग एजेंट या चिलेटिंग एजेंट यूज करना है, जो कि वहां पे इंटरफेरेंस क्रिएट करने वाले कैटाइंस को वहां से क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो ये बेसिक थ्योरी थी। फिर उसके अलावा फिर जाहिर है जब भी आपने किसी अननोन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी होती है तो आप एक कैलिब्रेशन कर्व बनाते हैं। कैलिब्रेशन कर्व का मतलब है कि आप नाउन 5 6 1 2 3 4 5 4 5 आप नाउन कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस लेके उनके लिए मेजरमेंट करते हैं पीएच की या उसकी। उसके बाद फिर अननाउन की कंसंट्रेशन का रिस्पांस लेके तो आप फाइंड आउट करते हैं कैलिब्रेशन कर्व ड्रा करके, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक थ्योरी है। इक्वेशन इसमें यहाँ पे यूज होगी वो नॉन इक्वेशन या मॉडिफाइड है, जिसमें जब जहाँ पे हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन या एक्टिविटी लेते थे वहां पे आ जाएगी फ्लोराइड आयन की एक्टिविटी, ठीक है। और अगर वो कहता है उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया आयनिक स्ट्रेंथ, तो फिर वहां पे हम उसको एक्टिविटी की बजाय कंसंट्रेशन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक एक थ्योरी है इस एक्सपेरिमेंट के बारे में, और ये हमारी बेसिक नीड्स और वो जो है ना वो वहाँ पे हैं जो हम यहाँ पे करेंगे जी। यहाँ तक कोई मसला मसाइल हो तो कोई नहीं है। नो सर। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं जी इसके हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो जाहिर है हमें एक तो चाहिए पीएच मीटर हो जिसकी जो ना मिनिमम 0.1 मिली वोल्ट तक रीडिंग दे सकता है, क्योंकि जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन इंतहाई कम होती है। तो हमें वो वाला इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो एक छोटी से छोटी जो कंसंट्रेशन है उसको भी नोट कर सके। फिर हमें कॉम्बिनेशन एक फ्लोराइड आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड चाहिए, एक ऐसा इलेक्ट्रोड जो फ्लोराइड के लिए प्रेफरेंसली जो है ना वो रीडिंग दे, हमें उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने में मदद दे, ठीक है। फिर हमें एक मैग्नेटिक स्टीरर चाहिए थर्मली आइसोलेटेड, ठीक है। ये बेसिकली पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन कोटेड स्टीर बार चाहिए। स्टीर बार स्टीरर बेसिकली लैब में आपको पता जो होता है ना, ये इस तरह का रॉड होता है स्टीरर। एक मैग्नेटिक स्टीरर होता है, मैग्नेटिक स्टीरर को हम जो है ना वो इस तरह का एक लट्टू सा या इस तरह का एक गोल सा होता है, इसको हम मैग्नेटिक जो हमारे पास एक होता है स्टीरर हॉट प्लेट होती है उसके ऊपर रखते हैं और उसको यहाँ से ऑन करते हैं, इस लट्टू को इसमें डाल देते हैं सोल्यूशन में, ये घूमता है जिससे सोल्यूशन जो है ना वो मिक्स हो जाता है, मिक्सिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं स्टीर बार। स्टीर बार बेसिकली वही होता है जिसको हम रॉड कहते हैं, ठीक है। तो ये जो रॉड है ना इसके लिए यहाँ पे कंडीशन है कि ये पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन कोटेड हो। ये बेसिकली प्लास्टिक की एक टाइप है, यूं समझ लें कि ये प्लास्टिक कोटेड होना चाहिए। वजह ये है कि यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जैसा कि फ्लोराइड आयन है, ये ग्लास के साथ रिएक्ट करता है बड़ी तेजी से, तो हम शीशे का बना जी। आवाज आ रही है? जी सर आ रही है, अच्छा स्क्रीन शो नहीं हो रही थी।
अच्छा, ये रिकनेक्ट हुआ तो इस वजह से मैंने पूछा। अच्छा, तो ये उसके बाद फिर ये मैं ये बात कर रहा था कि फ्लोराइड आयन जो होता है ना, वो अटैक करता है ग्लास पे, जिसकी वजह से हम ग्लास का बड़ा कोई भी यहाँ पे अपरेटस यूज नहीं करते, हम जो ना वो प्लास्टिक वगैरह को यूज करते हैं। उसके अलावा स्टॉप वॉच चाहिए। स्टॉप वॉच का मकसद यहाँ पे होगा कि हमने हर एक स्टीरिंग को या हर मेजरमेंट को एक मखसूस टाइम देना कि हमने कितनी देर के लिए रॉड को उसमें डबो के डिप करके रखा है मेजरमेंट करने के लिए। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क चाहिए, ज़ाहिर सोल्यूशन बनाने के लिए आपको डिफरेंट किस्म की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क चाहिए होती हैं। उसके अलावा हमें जो ना वो लैबवेयर चाहिए, पॉलीथाइलिन का बना हुआ, मतलब प्लास्टिक का बना हुआ जो ना वो लैबवेयर चाहिए इसके लिए। ठीक है। फिर हमारे पास जो रीजेंट्स आ जाते हैं, जिनमें एक तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन चाहिए 5 मोलर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन वो हमें बनाना आता है, उसमें कोई इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड चाहिए, सोडियम क्लोराइड है। और ये हमें एक चिलेटिंग एजेंट चाहिए, CDTA इसको हम बोलते हैं, 1,2-साइक्लोहेक्सेन डाइनाइट्राइलो टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है। तो ये एक कंपाउंड है, कम्प्लेक्सेटिंग एजेंट है, जो कि वो हमने यूज करना है उनको इंटरफेरेंस को रिमूव करने के लिए मास्किंग एजेंट के तौर पे। उसके अलावा हमें डिस्टिल्ड और डीआयोनाइज्ड वाटर चाहिए। तो ये डिस्टिल्ड और डीआयोनाइज्ड वाटर एक ही होते हैं या मुख्तलिफ होते हैं? इसका नाम है एक ही डिस्टिल्ड चीज का वाटर नाम? या डीआयोनाइज वाटर। नहीं, ये दो मुख्तलिफ चीजें जी होती सर। हैं। डिस्टिल्ड वाटर जो होता है ना वो हम यूज करते हैं, लेकिन जो सबसे एनालिटिकल उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज करते हैं वो डीआयोनाइज्ड वाटर होता है, जिसमें आयंस की कंसंट्रेशन 0 के करीब होती है, जिसमें से आयंस को रिमूव किया जाता है इसको। ठीक है। तो ये मतलब वो स्पेशली मिलता है जो ना वो हमें मुख्तलिफ फर्म्स जो है वो प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। तो डिस्टिल्ड वाटर तो हम लैब में भी यहाँ बना सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं। तो डीआयोनाइज्ड वाटर के लिए स्पेशल जो है ना वो इक्विपमेंट वगैरह चाहिए। एनी हाउ, उसके बाद आ जाते हैं जी प्रोसीजर पे। सबसे पहला स्टेप है सोल्यूशन बनाने हैं। कौन कौन सा सोल्यूशन बनाना है? सबसे पहला हमने बनाना है टीसैब, यानी कि टोटल आयनिक स्ट्रेंथ एडजस्टमेंट बफर बनाना है। उसके लिए हमने 500 ml। अच्छा, ये जब हम बात करते हैं ना 500 ml वाटर, इसका मतलब 500 ml वाटर नहीं होता। हाँ, 500 ml वाटर है, बाद में इसको सॉरी डाइल्यूट करेंगे। अच्छा, 500 ml वाटर है, उसके अंदर हमने 57 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो है ना वो लेना है। ये बेसिकली सोल्यूशन फॉर्म में ही होगा। ठीक है। और उसके अलावा 58 ग्राम लेने हैं हमने सोडियम क्लोराइड के, और 4 ग्राम लेना है CTDA। इनको मिक्स करके डिजोल्व करना है, ठंडा करना है। और उसके बाद हमने इसकी पीएच एडजस्ट करनी है विद द हेल्प ऑफ NaOH, 5 मोलर NaOH। मतलब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके एक एक ड्रॉप करके NaOH ऐड करते जाएंगे। ये जो ऊपर वाला मिक्सर बना है, ठीक है, ये जो मिक्सर बना है इसमें हम ड्रॉप वाइज NaOH ऐड करेंगे, और साथ साथ पीएच मेजर करते रहेंगे। जहाँ पे पीएच जो है ना वो 5 से लेके 5.5 के दरमियान आ जाए, वहीं पे जो है ना वो इसका मतलब है हमारा बफर जो है ना वो प्रिपेयर हो गया। ठीक है। NaOH को ऐड करते रहें, और फिर उसकी ऐड करना खत्म कर देते हैं। उसके बाद हम इसको डाइल्यूट करते हैं। ठीक है। अब इसको 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल के, और उसको उसके अंदर रीजेंट वाटर या डीआयोनाइज्ड डिस्टिल्ड वाटर ही होता है। ठीक है। और उसके बाद इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं क्लीन पॉलीथाइलीन बोतल में, मतलब प्लास्टिक की बोतल में इसको जो ना वो प्रिपेयर करके रख लेते हैं। आमतौर पे हम जो ना वो सोल्यूशंस को फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं, ताकि पड़े पड़े जो ना उनमें कोई मॉइस्चर या कोई और चीज ऐड ना हो जाए। ठीक है। ये आपका तैयार हो गया जी बफर। ठीक है। उसके बाद आपने तैयार करना है स्टैंडर्ड 0.1 मोलर फ्लोराइड सोल्यूशन। ठीक है। ये आपने कैसे करना है जी कि उसके लिए देखें, पहले ड्राई करें जी सोडियम फ्लोराइड को 110 डिग्री सेल्सियस पे 1 घंटे के लिए। ये एक कॉमन रूटीन है जब भी आप लैब में कोई सॉल्ट का या किसी पाउडर का, किसी भी सॉलिड का सोल्यूशन बनाना होता है ना आपने, तो उससे पहले आप उसको ड्राई करते हैं 110 डिग्री सेल्सियस पे ओवन के अंदर। 110 डिग्री सेल्सियस पे ड्राई करने का पर्पज होता है कि उसके अंदर जितना मॉइस्चर वगैरह है, जितनी नमी है ना, वो सारी की सारी रिमूव हो जाए, और वो जो ना वो बिल्कुल आपके पास एक प्योर जो है वो क्या हो, वो साल्ट हो या वो जो जो भी चीज है। तो सोडियम फ्लोराइड बेसिकली साल्ट है। तो 1 ग्राम को हमने एक 110 डिग्री सेल्सियस पर, ज्यादा भी ले सकते हैं क्योंकि बार बार यूज करना है या दोबारा बनाना पड़ सकता है सोल्यूशन। 1 घंटे के लिए उसको कम से कम जो है ना वो हम ड्राई करते हैं। उसके बाद फिर हम उसका 0.42 ग्राम लेके उसको 100 ml डियोनाइज वाटर में डिजोल्व करेंगे। तो ये आपका प्रिपेयर होगा 0.1 मोलर सोल्यूशन। ठीक है। ये 0.1 मोलर सोडियम फ्लोराइड का सोल्यूशन बन जाएगा। बेसिकली इसमें
फ्लोराइड की जो मोलैरिटी है वो 0.1 होगी। ठीक है, बेसिकली हमारा जो कंसर्न है वो 0.1 मोलर फ्लोराइड के साथ है। हम तो सोडियम का तो हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा इसके साथ यहाँ पे वो फिर कॉन्सेप्ट आ जाएगा मोलर फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का। तो ये इसकी मोलैरिटी हो गई। उसके बाद इसको हम पॉलीथाइलीन जो है ना वो बोतल में, प्लास्टिक की बोतल में इसको शिफ्ट कर देते हैं। अब हमने इसकी करनी है स्टॉक। ये स्टॉक सोल्यूशन होता है। स्टॉक सोल्यूशन से मुराद ये होता है कि ये आपने जो है वो एक अच्छा, इसको ज्यादा भी बना सकते हैं आप। इसको 500 ml बना लें, 250 ml बना लें, लेकिन उसके मुताबिक जाहिर है आपको वेट चेंज करना पड़ेगा सोडियम फ्लोराइड का। ये उसका 42 तकरीबन होता है, मैस होता है उसका, मोलर मैस सोडियम फ्लोराइड का। इस वजह से हमने 0.52 ग्राम लिया इसको। अच्छा, उसके बाद हमने तैयार करने कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड्स। ये जो स्टॉक सोल्यूशन आपने बनाया है 0.1 मोलर, ठीक है, या इसको आप कह सकते हैं 10 रेज टू पावर -1 मोलर। इससे आपने प्रिपेयर करना है 10 रेज टू पावर -2 मोलर, 10 रेज टू पावर -3 मोलर, 10 रेज टू पावर -4 मोलर, और इसी तरह 10 रेज टू पावर -5 मोलर, 10 रेज टू पावर -6 मोलर। ये 5 सोल्यूशन आपने इस सोल्यूशन से आगे बनाने हैं। ठीक है, कैसे बना सकते हैं भला? सर C1V1 इज इक्वल टू C2V2 से। हाँ, डाइल्यूशन का फार्मूला लगाएंगे। तो ये फर्ज करें आपने बनाना है ये वाला 10 रेज टू पावर -1 से 10 रेज टू पावर -2 से। तो कैसे बनाएंगे? तो बन रही है 110 की, सही है ना? तो आप क्या करेंगे, 1 ml ये वाला लेंगे, ये वाला, ठीक है, और उसको 10 ml में डिजोल्व कर देंगे, तो आपका 10 रेज टू पावर -2 वाला बन गया। सही है। इसी तरह जब आपने बनाना है 10 रेज टू पावर -3 वाला, तो ये रेशियो बन रही है, एक तरफ 10 रेज टू पावर -1 है और एक तरफ 10 रेज टू पावर -3 है। ये रेशियो बन रही है 1 और 100 की। सही है ना? तो आप इसका 1 ml लेंगे, ठीक है, और इसके 100 ml में क्या कर देंगे, डीआयोनाइज्ड वाटर में डिजोल्व कर देंगे, तो ये आपका 10 रेज टू पावर -3 वाला बन जाएगा। इसी तरह आप वो 10 रेज टू पावर -4 वाला बनाने के लिए 1 लेके उसको 1000 में डिजोल्व करेंगे, मतलब 1 ml लेके उसको 1 लीटर में जो ना वो डिजोल्व करेंगे, तो ये आपका 10 रेज टू पावर -5 मोलर सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आपने बनाना है 10 रेज टू पावर -5, तो उसके लिए क्या आप इतना वॉल्यूम लेंगे, 10,000 लेंगे लीटर, ml 10 लीटर लेंगे? नहीं, उसके लिए आप क्या नहीं सर। करेंगे, उसके लिए हमने जो ये बनाए हुए हैं ना, ये 10 रेज़ पावर -4 बनाया है, इसको यूज करके ये बनाएंगे। ठीक है, इन दोनों का आपस में जो ताल्लुक है ना 1 और 10 का है, मतलब आप 1 ml लेंगे 10 रेज़ पावर -4 वाला, और उसको 10 ml में डिजोल्व कर देंगे, तो आपका 10 रेज़ पावर -6 बन जाएगा। इसी तरह 10 रेज़ पावर -6 वाला बनाने के लिए आप 1 लेके उसको 100 में डिजोल्व कर देंगे, तो ये आपका 10 रेज़ पावर -6 वाला बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप जो है ना वो मुख्तलिफ डाइल्यूशंस के, मुख्तलिफ जो है ना वो कंसंट्रेशंस के, मोलैरिटीज के सोल्यूशन बनाएंगे कैलिब्रेशन कर्व बनाने के लिए। ये पॉइंट समझ में आया? जी सर, आ गया। अच्छा जी, उसके बाद फिर अगला काम सिंपल है। नेक्स्ट हमने फिर कैलिब्रेशन कर्व बनानी है। कैलिब्रेशन कर्व बनाने के लिए हम जाहिर है पीएच मीटर को कैलिब्रेट करते हैं। ये हमारा पहला स्टेप होता है बफर की मदद से, जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, इसलिए इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि वो जो हमने स्टॉक सोल्यूशन बनाए थे ना मुख्तलिफ कंसंट्रेशन के, ठीक है, मुख्तलिफ कंसंट्रेशन के जो स्टॉक सोल्यूशन बनाए थे, उनमें से ये वाला जो था सबसे कम कंसंट्रेशन वाला, ये लेते हैं 10 ml, और इसमें 10 ml ही वो टोटल आयनिक स्ट्रेंथ एडजस्टमेंट बफर जो है ना, इसको हम डालते हैं, मतलब इन दोनों की 1:1 रेशो ले लेते हैं। अगर उसको 20 लेना है, इसको भी 20 लेना है। ठीक है, तो ये एक बीकर में मिक्स करते हैं, ठीक है, इन दोनों को, और उसके बाद उसको मिक्सिंग करते हैं, अच्छी तरह से स्टीर करते हैं। ठीक है, अब उसमें इलेक्ट्रोड को डिप करके रीडिंग नोट करते हैं। रीडिंग किसी भी सूरत में हो सकती है, पीएच में भी ले सकते हैं, मिली वोल्ट में भी ले सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी पहले आपको बताया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद अच्छा ये होता ही है कि आमतौर पे जो पीएच मीटर को जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं ना, तो उसकी रीडिंग जो है ना वो स्टेबल नहीं होती, वो चेंज हो रही होती है। मतलब ये रीडिंग आ रही है ना, तो फर्ज करें वो 0.4
2 3 1 है। तो ये वाली जो रीडिंग है ना, आपको कभी 2 हो रही है, कभी 3 हो रही है, कभी 5, कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, हो सकता है ये वाली भी चेंज हो रही हो। तो आपने थोड़ा सा वेट करना है स्टॉप वॉच की मदद से कि आपने कितनी देर उसको डिप किया है। फर्ज करें 10 सेकंड डिप किया है, 20 सेकंड डिप किया है, तो जब तक रीडिंग थोड़ी स्टेडी हो जाए, थोड़ी स्टेडी होने का मतलब ये होता है कि वो चेंज होना रुक जाए या देर से चेंज हो, वहां पे आपने रीडिंग नोट कर लेनी है। ठीक है, इसके लिए एक और चीज थी, वो मुझे याद नहीं रही। आपने एक अपना टेबल भी बना लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे आपने लिखना है जी कंसंट्रेशन, ठीक है, और यहाँ पे आपने उसकी नोट करनी है पीएच, या उसके मिली वोल्ट नोट कर लेने हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁶ वाले का सबसे पहले कर लेंगे, इन मोलैरिटीज में लिख लें कि ये आपकी कंसंट्रेशन मोलैरिटी में है। फिर उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट करेंगे 10⁻⁵ वाले के, फिर -4 -3, ठीक है, -2 और -1, बारी बारी इन सब की रीडिंग लेके आप नोट करते जाएंगे। हाँ, एक रीडिंग लेने के बाद आपने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि हम उस इलेक्ट्रोड को निकाल के उसको रिंज करते हैं, साफ करते हैं, फिर उसको जो ना वो ब्लॉट करते हैं उसको, जो ना वो हम वाइप नहीं करते, ब्लॉट करते हैं, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। ठीक है, कि इलेक्ट्रोड के ऊपर सिर्फ टिश्यू या कोई चीज रख देती है जो पानी सक कर लेता सर है, दूसरा जज़ब पॉइंट कर जो ले। दोबारा एक्सप्लेन कर दें। कौन सा पॉइंट? नाउ कन्वर्ट 10 ml of 10⁻⁶ molar and 10 ml of जो आपने पीछे PaSAB सोल्यूशन to बनाए हैं ना, DP वाला। पीछे सोल्यूशन बनाए थे 5-6, जी उनमें से सबसे कम कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन 10 ml लेना है, एक बीकर में डाल देना है। ठीक है, और उसी बीकर में 10 ml ही वो आपने जो टिसाब बनाया था सोल्यूशन, वो बफर, वो भी 10 ml ही डालना है, जितना आपने वो लेना उतना ही वो लेना है। सही है, ठीक है। अब उसकी आपने उसके अंदर इलेक्ट्रोड को डुबोना है और उसकी रीडिंग ले लेनी है, सिंपल। ओके सर। अच्छा, अब उसके बाद आपने उसको रिंज करना है और ब्लॉट करना है, साफ करना है इलेक्ट्रोड को। फिर उसके बाद आपने 10⁻⁵ वाला लेना है, उसकी रीडिंग नोट करनी है, फिर -4 वाला, फिर -2 वाला, फिर -1 वाला। मतलब आपने कम कंसंट्रेशन से ज्यादा की तरफ जाना है, उनकी अपने जो ना वो रीडिंग लेनी है। ठीक है, और इसी तरह से आपने जो ना वो एक कैलिब्रेशन कर्व बना लेनी है। कैलिब्रेशन कर्व इस तरह की बनती है आपकी, ये मिली वोल्ट में रीडिंग है जो आपको नजर आ रही है। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे जो है ना वो कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ठीक है, ये कंसंट्रेशन इस तरफ बढ़ रही है। ठीक है, तो जो रीडिंग है ना वो भी बढ़ रही है, मिली वोल्ट माइनस से, सॉरी, उसकी, हाँ, उसकी भी रीडिंग जो है ना वो कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये उसकी शेप कोई भी हो सकती है, पॉजिटिव स्लोप हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, लेकिन बहरहाल आप इस तरह ये हर एक्सपेरिमेंट के लिए ये डिफरेंट होगी इसकी। सही है ना। तो आपने यहाँ से ये आ गया आपके पास, एक कैलिब्रेशन कर्व बन जाती है। किस तरह बनती है कि आपके जितने भी हैं, फर्ज करें आपने यहाँ से शुरू किया, ये आपका 10⁻⁻⁶ वाला था। ठीक है, फिर आपका जो ना वो 10⁻⁻⁵ वाला था। ठीक है, फिर 10⁻⁻⁴ वाला था। ठीक है, फिर 10⁻⁻³ वाला है, 10⁻⁻² वाला है, 10⁻⁻�1 वाला है। हर एक के लिए जहाँ पे आपकी रीडिंग आएगी वो उसको निशान लगाते जाएंगे। यहाँ पे निशान लगा लिया, यहाँ पे, ये तो ऑटोमेटिकली बना हुआ है ना ये वाला ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे आपका जो आएगी रीडिंग। ठीक है, इन सारे डॉट्स को जब आप मिलाएंगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, ये आपकी आगे कैलिब्रेशन कर्व, इसको हम कैलिब्रेशन कर्व कहते हैं, जिसमें आपने वाई एक्सिस पे लेना है पीएच। अगर आपने मेजर की होगी तो पीएच ले लें, अगर मिली वोल्ट मेजर किए तो मिली वोल्ट ले लें, और एक्स एक्सिस पे आप लेते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन को अगर आप लोअर से हाई की तरफ रखेंगे ना, तो फिर आपकी ये स्लॉप भी पॉजिटिव हो जाएगी, या हायर से लोअर की तरफ रखेंगे तो उससे शेप डिफरेंट हो जाएगी। अच्छा, अब ये कैलिब्रेशन कर्व आ गई। उसके बाद आपने क्या करना है कि वो जो आपका सैंपल था अननोन, ठीक है, उसका 250 ml डीआयोनाइज वाटर में सैंपल, जितना भी आपने सैंपल लिया हुआ है उसको डीआयोनाइज वाटर में डिसॉल्व करना है। ठीक है, फिर उस जो फाइनल सोल्यूशन बनेगा इसमें हल करने के बाद, अच्छा, अगर तो वो पानी ही है तो आमतौर पे हम सिंपल 20 ml पानी लेके, ठीक है, और उसमें 20 ml टिसाब डालते हैं और उसको मेजर कर लेते हैं। सही है ना। अगर वो आपके पास सॉलिड फॉर्म में है कोई सोल्यूशन, कोई आपको टैबलेट मिली हुई है या टूथपेस्ट है या कोई चीज है जिसमें आपको कहा गया कि इसमें फ्लोराइड की यही एक्सपेरिमेंट टूथपेस्ट वगैरह में फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए भी यूज हो जाता है। तो अगर आपके पास वाटर है ना, सिंपल वाटर है, तो उसको डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं है,
उसको सिंपल क्या करें, 20 ml वाटर लें और उसमें 20 ml पेशाब डालें जो आपका बफर है, ठीक है, टोटल आयनिक स्ट्रेंथ एडजस्टमेंट बफर डालें और उसके बाद उसकी पीएच ले लें। अब होगा क्या कि वो जो पीएच आई है ना आपकी अननोन की, वो फर्ज करें उसकी रीडिंग आई है, फर्ज करें उसकी रीडिंग आई है जी यहाँ पे 375 आई है, माइनस 365 सॉरी, ठीक है। अब आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जहां पे ये स्लोप को टच कर रही है वहीं से एक्स एक्सिस पे एक ड्रॉ करेंगे, टेढ़ी हो गई है, ठीक है, ये तो ये आपकी आ जाएगी अननोन की कंसंट्रेशन। जो भी आपने यूनिट यूज किए हुए नीचे कंसंट्रेशन के लिए, आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो कि स्लोप को टच करती है, जहां पे वो स्लोप को टच करेगी वहां से हम नीचे करेंगे, तो इस तरह से आपके पास अननोन की कंसंट्रेशन जो है वो आ जाती है। तो ये था जी प्रैक्टिकल जिसमें हमने एक कंसंट्रेशन फाइंड आउट की है फुल आयोडाइन की।